वहीं संभल की बात करते हैं, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से सियासी वार पलटवार का खेल जारी है। हिंदू पक्ष के वकील का यह दावा है कि सर्वे में कई अहम सबूत मिले हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो सकता। वहीं शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने बताया है कि सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का भी कोई सिंबल नहीं मिला है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये महज अफवाह है। और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में मस्जिद के सर्वे पर घमासान। 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हिंदू पक्ष के दावे पर भड़के भाईजान। हमारा स्टैंड ये है कि एक हरिहर मंदिर है, इसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। संभल में जामा मस्जिद या हरि मंदिर? कानूनी लड़ाई है, हम कानून से लड़ेंगे इंशाल्लाह, और अब हम आगे जवाब देंगे। काशी मथुरा के बाद अब संभल की बारी। हिंदू पक्ष का दावा है, वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। काशी मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था। साल 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में आज भी मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उसी जगह पर भगवान कल्कि का अवतार होना है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल्कि अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की टीम भी मस्जिद के अंदर पहुंची। मस्जिद पक्ष का दावा है कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी निशान नहीं मिला। मस्जिद को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर के कहने पर इस मस्जिद की तामीर करवाई गई, इसका निर्माण करवाया गया। और उसके बाद जो हिंदू पक्ष का दावा है, वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। और यही वजह है कि इसी दावे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश आया इसके सर्वे का। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है।
वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है और जानबूझकर नया विवाद पैदा किया जा रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है, ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। उसका सर्वे कराएगा, हालांकि वहाँ पर ना कभी मंदिर रहा है, ना मस्जिद के अंदर कोई निशान मंदिर का था, ना है और इंशाअल्लाह ताला ना होगा। ये मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह, और इसको कोई आँच नहीं आ पाएगी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट किया, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं, तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। अडानी पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गलत आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। तो अडानी मामले में कानून अपना काम करेगा, यह भी कहा है। भारतीय बाजार को गिराने की कोशिश हो रही है, यह भी आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। तो अडानी को गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से यह मांग की गई थी, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का काम झूठे आरोप लगाना है। राहुल गांधी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में जेपीसी से जांच करवाने की भी मांग की, जिस पर सियासत गर्मा गई। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। तो अडानी को लेकर के राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दिखाएंगे, अरे राहुल गांधी जी हमें भी पता है, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम 4थे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह
राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नई सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। राम गोपाल यादव ने जहां पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाते हुए सभी 9 सीटों पर दोबारा से वोटिंग की मांग की है, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी का यह कहना है कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को देखकर देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 सीटों की टक्कर में किसके पाले में कितनी सीट आएगी, ये जल्द सामने आ जाएगा। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत की संभावना तलाशती दिख रही है। मैट्राइज के चुनावी विश्लेषण की माने तो बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। करहल पर कांटे की टक्कर है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी 6 तो समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। ये सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, फूलपुर, खैर, मझुआ, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ। उपचुनावों पर वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। राम गोपाल यादव का आरोप है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और अफसरों के बीच हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। राम गोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चुनाव में माहौल खराब किया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग के रिजल्ट को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी थी। संविधान की पूरी तरीके से हत्या की गई। जिसकी ये लोग शपथ लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार कर चुके हैं। भारत के इतिहास में पुलिस भी एमएलए पैदा करती है। इस बार 9 सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सफल, कामयाब एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। पसंदीदा डीजीपी ले आइए, रैंक में हो ना हो, सीनियरिटी में हो ना हो, और चुनाव जीतने का काम करिए। ये संविधान की पूरे तरीके से हत्या है और जो संविधान का, जिसकी शपथ चाहे ये आईपीएस ऑफिसर्स लेते हैं या मुख्यमंत्री लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार करते हैं। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का चुनाव बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना यह है कि वार पलटवार कहां जाकर थमता है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा की। दरअसल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं बाबा बागेश्वर की ओर से हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की गई है।
पदयात्रा की शुरुआत के साथ ही उनके एक बयान पर घमासान मच गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ की गई है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिर मस्जिद हर जगह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने में लगी है। तो उधर बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। हम तो कहेंगे बिल्कुल हटा देना चाहिए पुलिस को। 15 मिनट उन्हें दे दो, 5 मिनट हमें दे दो। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है, किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपने धाम से निकल पड़े हैं। इस यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु जमा हो गए। आलम यह था कि पूरे बागेश्वर धाम में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। अगले 9 दिनों तक धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान वो हर रोज 15 से 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे। दिन भर पैदल चलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पहले से तय पड़ावों पर विश्राम करेंगे। इस तरह से 9 दिनों तक हिंदू समुदाय के लाखों लोगों से मिलते जुलते और उन्हें जाति के बंधनों से मुक्त कर हिंदुत्व की असीमित माला में जोड़ते हुए बाबा बागेश्वर ओरछा मंदिर की ओर बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ न्यूज़